नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 120 साल पुरानी बिल्डिंग जमी दोष, प्रशासन की कार्रवाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आरक्षण, लॉटरी पद्धति से किया गया आरक्षित। 75 वर्षीय बुजुर्ग की इच्छा मृत्यु की मांग, जीवन भर की पूंजी बैंक मैनेजर ने डकारी। ख्वाजा गरीब नवाज को 151 फीट की चादर, सर्वधर्म सेवा समिति की भेंट। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में 100 साल पुराने झर्जर मिशन अस्पताल परिसर पर निगम प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर दी है। सुबह 6 बजे से अतिक्रमण दस्ते के 10 बुलडोजर भवन को जमींदोज करने में लगे हैं। करोड़ों की सरकारी जमीन पर व्यवसायिक उपयोग हो रहा था। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही है। दरअसल कमिश्नर कोर्ट ने लीज समाप्त होने पर भूमि अधिग्रहण के आदेश को सही ठहराया था। मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रमन जोगी और पदाधिकारियों ने अस्पताल के ओपीडी, आईसीयू और अन्य हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने के बाद भी जर्जर भवन में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। दरअसल मिशन हॉस्पिटल की स्थापना सन 1885 में हुई थी। मिशन अस्पताल को लीज पर दिया गया था। लीज साल 2014 को खत्म हो गई है। इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया है। नवीनीकरण के लिए पेश किए गए आवेदन को नजूल न्यायालय ने वर्ष 2024 में खारिज कर दिया। नजूल न्यायालय के खिलाफ मिशन प्रबंधन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। बिलासपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर रायपुर रोड में मुंगेली जिले के सरगांव के नजदीक ग्राम मोतीमपुर में पिछले 9 दिनों से जारी अखंड नवधा रामायण का समापन हो गया। धार्मिक आस्था का केंद्र बने इस स्थान में आसपास के दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन नवधा रामायण सुनने और भजन आरती में शामिल होने आते हैं। मंगलवार को यहाँ सुबह से लेकर शाम रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। आसपास के कई गांव के लोगों के साथ साथ देश भर से आए हुए अनुयायियों की भीड़ ने इस स्थल को मेले के स्वरूप में तब्दील कर दिया। 7 जनवरी की सुबह 10:30 बजे आरती, 12 बजे सहस्त्रधारा, कन्या भोज के बाद दोपहर 1 बजे से विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें इस बार भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। अनुरागी धाम समिति ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को पूरे स्नेह के साथ भोजन कराए और उनकी आस्था भक्ति को सम्मान दिया। इस मौके पर बिला क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक भी उपस्थित हुए। अलग अलग राज्यों से यहाँ पधारे साधु संतों की मौजूदगी में उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुरागी धाम जीवंत स्थल है जो लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। जब से बाबा अनुरागी यहाँ समाधिस्थ हुए हैं तब से वे यहाँ वो पूरी आस्था के साथ आ रहे और बाबा अनुरागी के इस पवित्र स्थल में शीश नवाकर क्षेत्र, प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी यहाँ से बहुत कुछ हासिल हुआ है, यही वजह कि वह यहाँ लगातार आ ही रहे। उन्होंने कहा कि कुछ ही वर्षों में यह स्थल आस्थावानों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। अध्यात्म, पर्यटन, पर्यावरण, नदियों का संगम, रंग बिरंगे फूलों की बगिया, गार्डन, ग्रामीण संस्कृति, मेला और ना जाने यहाँ लोगों को क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के जिला शाखा बिलासपुर के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल द्वारा मंगलवार को किया गया। इस दौरान उन्होंने संघ के पदाधिकारियों को नए वर्ष की बधाई देते हुए संघ हित में कार्य करने की शुभकामनाएं दी। इस बीच लिपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी, प्रदेश महामंत्री सुनील यादव और जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कश्यप सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नगरीय विधायक और बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के हाथों कैलेंडर विमोचन के बाद मंगलवार को संघ के पदाधिकारियों ने शासकीय कार्यालयों में कैलेंडर का वितरण किया, जहां उन्होंने नए साल में 2025 पर लिपिक संघ के साथियों की लंबित मांगों पर चर्चा भी की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कैलेंडर विमोचन के अवसर पर बताया कि फेडरेशन के द्वारा लगातार कर्मचारियों के मांगों को लेकर हम आंदोलन करते हैं, वही मौजूदा समय में भी अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष के लिए तैयार है। फिलहाल नगर विधायक अमर अग्रवाल ने भी कर्मचारियों के हित को लेकर सरकार द्वारा उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उनके आश्वासन से कर्मचारियों में अपने मांगों के शीघ्र निराकृत होने की दिशा में आशान्वित हुए हैं। और जैसे इनकी परंपरा है कैलेंडर और छोटा टेबल कैलेंडर दोनों का आज विमोचन हुआ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सबका अच्छा काम करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास में
अपना और योगदान देंगे। मैं सबसे उज्जवल भविष्य की कामना करता जी, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री अमर अग्रवाल जी बिलासपुर विधायक हैं और इनके कर कमलों से लगातार हम लोग अपने कैलेंडर का विमोचन कराते रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी कैलेंडर का विमोचन कराए और पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम कर्मचारियों की जो बातें हैं उनको उनके समक्ष रखे और आने वाले समय पे धीरे-धीरे कर्मचारियों की भी समस्याओं पे और यहाँ बिलासपुर पे उनको पहले ही 20 रेडी वाला शहर और बाकी तमाम जो विषय को लेकर के चर्चा हुई है। सकारात्मक एक जवाब है। भविष्य में धीरे-धीरे चीजें पूरी होगी, ऐसी आश्वासन मिला है। आज हम लोग को जिला शाखा बिलासपुर का वॉल कैलेंडर और टेबल कैलेंडर दोनों का विमोचन आदरणीय अमर अग्रवाल जी द्वारा किया गया है और नव वर्ष में सभी पूरे कर्मचारी जगत अच्छा हो, मंगलमय हो और हम लोग की जो मांगे हैं वो भी यथा समय पूरी हो, ऐसा हमने उनसे गुजारिश की है, उनसे शुभकामनाएं भी ली है। तो ये मान के चलिए कि नया वर्ष 2025 संघर्ष का वर्ष तो रहेगा, लेकिन साथ साथ उपलब्धियों का वर्ष रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में विभिन्न पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई बुधवार मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। जिला पंचायत सदस्यों समेत जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण वॉर सीट का ऐलान कर दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, उप निर्वाचन अधिकारी शिव बनर्जी, एसडीएम पीयूष तिवारी सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित। जिला पंचायत सदस्यों और जनपद अध्यक्षों के आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया गया। लॉटरी सिस्टम से आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस दौरान पुराने आरक्षण के पदों को हटाकर आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसमें तखतपुर जनपद अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं मस्तूरी जनपद अध्यक्ष पर अनुसूचित जनजाति महिला के लिए सुरक्षित रखा गया है, जबकि बिला जनपद अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। तो वहीं कोटा जनपद अध्यक्ष सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह जिला पंचायत के कुल 17 सदस्यों के सीटों पर लॉटरी के माध्यम से आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट का ऐलान किया। साथ ही 9 सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। कुल 10 सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। माना जाएगा, उससे कम है तो उसको शून्य माना जाएगा। इस हिसाब से इसको एक मानते हुए एससी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित हो रही है। उसी प्रकार ओबीसी अन्य एससी के लिए बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए उनका जो परसेंटेज है जनसंख्या का जिले में वो 19.28% है और टोटल जो हमारी सीटें हैं 4 सीट, उसके हिसाब से जब 19.2% निकालते हैं तो टोटल 0.77% होता है। चूंकि ये भी 0.50 से अधिक है तो इसको भी 1 माना जाएगा। इस प्रकार से एसटी के लिए भी 1 सीटें आरक्षित की जाती है। बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है, जिसके अवैध नशे का काम करने वालों के खिलाफ हेड टू हेड कार्रवाई की जा रही है। वहीं नशे के सौदागरों की संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर सुच्चा सिंह की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी जिले के एसपी रजनीश सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी, जिसमें उन्होंने इस काम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले एडिशनल एसपी, सीएसपी और सिविल लाइन टीआई समेत पुलिस टीम की सराहना की। वहीं बुधवार को चेतना भवन में नए साल के उपलक्ष्य पर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें आईजी ने बिलासपुर संभाग में आने वाले 8 जिलों के अपराध का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि 2023-24 में अपराध के ग्राफ में ज्यादा अंतर नहीं आए हैं। आईजी संजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम 3 चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें साइबर क्राइम, सड़क हादसे को रोकना और जनता के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हुए अपराध को रोकना है। रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों ने पूरे वर्ष पूरी मेहनत से और जितने संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं उसमें पूरी क्षमता से उन्होंने काम किया। फलस्वरूप रेंज में कानून व्यवस्था की कोई गंभीर स्थिति निर्मित नहीं हुई। कानून व्यवस्था नियंत्रित रही, दुर्घटनाएं भी नियंत्रित रही और आपराधिक प्रकरणों में भी कंट्रोल बना रहा। जो गंभीर अपराध हुए वो सभी गंभीर अपराध लगभग पकड़ में आ गए। तो ओवरऑल यदि मैं मूल्यांकन करूं तो रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों का कार्य संतोषप्रद रहा। 2025 में हम लोगों ने रोड मैप में कुछ प्राथमिकताएं रखी हैं, जो हमारी शासन की प्राथमिकताएं हैं। शासन की भी प्राथमिकता है कि उस पर काम किया जाए। उसमें पहली चीज है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई करना और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना। दूसरा है साइबर अपराध
के विषय में अपने लोगों को भी प्रशिक्षित कर और जनता को अधिक से अधिक जागरूक कर साइबर अपराधों को नियंत्रित करना। और तीसरा है कि सड़क दुर्घटनाएं और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को कंट्रोल करना। चौथा है बेसिक पुलिसिंग में सुधार करना। और पांचवा है पुलिस का अनुशासन बनाए रखना। ये 4-5 बिंदु हैं जो पुलिसिंग के दैनिक कार्यों के साथ साथ हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। इधर तखतपुर में रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग ने प्रशासनिक उदासीनता के साथ न्याय नहीं मिलने के कारण शासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। मामले में 75 वर्षीय बुजुर्ग निहचल सिंह ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक में इन्होंने वर्ष 2010 में अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई फिक्स डिपॉजिट के रूप में 10 लाख रुपए अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर करवाया था। वर्ष 2023 में वे इसे रिन्यूअल करवाने बैंक गए, तब पता चला कि बैंक मैनेजर और कैशियर के द्वारा खाते में छेड़छाड़ कर नगद राशि का गबन कर दिया गया, जो कि नियम विरुद्ध और फर्जी तरीके से गबन कर दिया गया है। इसको लेकर 75 वर्षीय बुजुर्ग पिछले 11 माह से कलेक्टर के जनदर्शन, थाना, एसपी और आईजी के चक्कर काट रहे हैं। कोरोना काल में पत्नी को खो चुके और बच्चे समेत अपने इलाज के लिए पैसे के अभाव में कुछ भी करने में असफल निश्चल सिंह प्रशासनिक उदासीनता से पूरी तरह से टूट चुके हैं और अब वे शासन से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। मैं तखतपुर निश्चल सिंह, स्वर्गीय मेहर सिंह पिता, मैं तखतपुर से आया हूं और मेरी समस्या ये है कि मैं आज 3-4 वर्षों से और सन 11 से भी आवेदन लगा लगा के बैंकों में थक गया। मैं FDR पंजाब बैंक में बनवाया, ग्रामीण बैंक में बनवाया और दोनों बैंक में लेन देन करता रहा। मेरा बचत खाता दोनों बैंकों में है, पर ये बैंक वाले मेरी FDR को बिना खाता में डाले मेरा पैसे को निकाल लिए और मैं शिकायत करता हूँ पुलिस में भी, कलेक्टर में भी, जनदर्शन में भी, जगह जगह नेताओं में भी शिकायत किया, जिससे मुझे कोई जांच में सहायता नहीं मिली इनके द्वारा और ना ही मेरा पैसा भुगतान किया जा रहा है। मेरी उम्र 75 वर्ष है। मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा दे दें जिससे मैं अपने बाल बच्चों को दे सकूं। और मेरी पत्नी जो है कोरोना में देहांत हो गया है और मेरा एक बालक जो है वो भी कोरोना से पीड़ित है। आज भी उसकी कटोरी ख़राब है, चल नहीं पाता है, जिसके कारण पैसे की दुर्भावना से मैं स्वयं मरीज हूँ। मेरा भी एक अटैक आ चुका है, मैं लास्ट स्टेज पे हूँ। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा दोनों बैंकों से भुगतान कराया जाए, पंजाब बैंक और ग्रामीण बैंक से, ताकि मैं अपना जीवन निर्वाह कर बाल बच्चों को दे सकूं। इतना ही चाहता हूं कि मुझे मदद की जावे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्वधर्म सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंगलवार की शाम ख्वाजा गरीब नवाज की 151 फीट लंबी शाही चादर गश्त कराई गई। उक्त रैली गांधी चौक से निकलकर जूना बिलासपुर, हटरी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए सिम चौक से पुलिस लाइन तक भ्रमण किया, जहां जगह जगह चादर का आतिशबाजी, फूलों की वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि रैली में अजमेर शरीफ, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, देश के अन्य प्रदेशों के कई शहरों के करीब 201 चादर पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि शाही चादर समस्त देशवासियों के लिए एकता, अखंडता, अमन, चैन, शांति, सुरक्षा, भाईचारा, प्यार कायम रखने के साथ साथ हर बला मुसीबत, हर परेशानियों से महफूज रखने के लिए समिति द्वारा चादर निकाली जा रही है, जिसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने चादर का दीदार किया व अर्जी पेटी में अपनी अर्जी डाली गई, जिसे अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में प्रेषित किया जाएगा। सिविल लाइन पुलिस ने शहर के नशे के सबसे बड़े सौदागर सुच्चा सिंह उर्फ संजीव छाबड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके काले धंधे से बनाई गई 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया। आपको बता दें कि 20 वर्षों तक नशीले पदार्थों की तस्करी करने के बाद उसने बिलासपुर, जबलपुर, नागपुर, फरीदाबाद और अन्य स्थानों पर अपनी संपत्ति बनाई है। पुलिस ने अभी संपत्ति को जब्त करने के लिए मुंबई सफेमा कोर्ट में रिपोर्ट भेज दी है। सुच्चा छाबड़ा ने अपनी काली कमाई को वाइट करने के लिए छाबड़ा कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म बनाई थी, जो फर्जी पाई गई। इस फर्म के बैंक खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इसके अतिरिक्त उसने अपनी कमाई को अपने परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर किया, फिर अपने खाते में डालकर संपत्ति बनाई और साम्राज्य खड़ा किया। आपको बता दें, सुच्चा सिंह नशीले इंजेक्शनों की तस्करी शुरू की थी। वह अभी 2018 में उसे पुलिस ने हजारों टैबलेट के साथ सिटी कोतवाली थाने में पकड़ा था। इसके बाद वह नागपुर में ठेकेदार बनकर नशीला पदार्थ बेचने के कारोबार से जुड़ गया। उसने अपने सप्लायर से फोन के माध्यम से कनेक्ट होकर नकदी जमा की और नशीले इंजेक्शन की तस्करी को बढ़ावा दिया। इससे मिली रकम को विभिन्न बैंकों में जमा कर संपत्ति बनाने के लिए वह प्रयोग करता था। इधर मंगलवार देर शाम सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपुरा स्थित नाले में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाल कर पीएम कराने के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सीपत निवासी अमित वस्त्रकार ड्राइवर के रूप में हुई है। आपको बता दें, अमित वस्त्रकार वर्तमान में तेलीपारा स्थित एक होटल में ड्राइवर के तौर पर काम करता था और पुराना बस स्टैंड के आसपास ही अस्थायी रूप से रह रहा था। वह घटनास्थल तक कैसे पहुंचा, उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। शव को पीएम के लिए सिम्स भेज दिया गया और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस आशंका बता रही है कि नशाखोरी के दौरान युवक का पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई है, नाले में गिरने से। बहरहाल उसकी मौत कैसे हुई या योजना कर उसकी हत्या की गई है, इन सभी का जवाब पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी थाना सरकंडा अंतर्गत चिंगराजपुरा में जो बड़ा चिंगराजपुरा नाला है, उसमें एक व्यक्ति की लाश मिली है। उसको अभी मर्ग जांच में लिया जा रहा है और बॉडी को अभी मर्चुरी शिफ्ट कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कौन है, कहाँ का रहना है? ये इनका पहचान अमित वस्त्रकार के रूप में हुआ है, जो बरेली गांव के हैं, थाना सीपत अंतर्गत इनका गांव आता है। बिलासपुर में पिछले 2 दिन से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुआ है। हालांकि इस बार जनवरी में पहले जैसे ठंड नहीं पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कड़ाके की ठंड पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिन में ठंड लौटने की संभावना है। सामान्य तौर पर जनवरी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे रहता है, लेकिन इस बार जनवरी में उस तरह की ठंड नहीं आई है जैसी आनी चाहिए। जनवरी के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके प्रभाव से ठंड का असर शुरू हुआ था, लेकिन मौसम में हुए बदलाव के बाद पिछले कुछ दिनों से ठंड कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आने की संभावना है, जिस कारण अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है। उसके बाद फिर से वृद्धि संभावित है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यही स्थिति बिलासपुर में भी बनी रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होइए आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।